कल अपन ने यहां तक तो पढ़ ही लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यहां तक पढ़ लिया था अपन ने। चलो पहले एक बार मैं आपको ये पढ़ा दूं यहां तक, ये वाला पॉइंट जो ईएसआई के बारे में पूरी बातें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जब अपन इस पर आएंगे कि ईएसआई किस पर्पस के लिए हो सकता है, कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में है ना ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये वाला सब जब पढ़ेंगे उससे पहले वो चार्ट पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो अपने को लगभग 2 से 3 दिन और लगेंगे इसके अंदर, अभी 2 दिन तो एटलीस्ट है ही, 3 दिन भी हो सकते हैं। आओ, कल हम लोगों ने कहा था कि ईएसआई जो है वो एक अपने आप में इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। और क्या हो गया, ईएसआई जो है अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है, और ईएसआई अपने आप में एक कंपनी जैसे ही है क्योंकि उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक कंपनी में होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, इट कैन स्यू, कैन बी स्यूड, जो जो चीजें आपने कंपनी के होने के लिए पढ़ी वो सारी इसमें है। तो सारे फीचर्स हैं जो एक नॉर्मल कंपनी में होते हैं। आ जाओ बेटा, गेट लगा देना, तो गेट लगा दो, बस थोड़ा सा छोड़ देना, अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ बस छोड़ दो, अब छोड़ दो, छोड़ दो। तो जो जो फीचर्स एक नॉर्मल एंटिटी में होते हैं कंपनी, वो सारे फीचर इसके अंदर है ना। अब ये, और इसमें हमने कल पढ़ा था कि जो इसका कंपोजिशन है उसमें एक तो चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा अदर मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी, 3 लोग पार्लियामेंट से आएंगे, और एक डायरेक्टर जनरल होगा जो कि एक्स ऑफिशियो होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो कि सिर्फ वहां पर जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रखा जाता है, राइट। ये ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं करता डे टू डे एक्टिविटीज में। अभी देखो नीचे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईएसआई, क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज हैं। देखिए ड्यूटीज में तो मैं आपको बताऊं, एक ही ड्यूटी है, इंप्लॉइज या जो भी लोग इसके मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स का, उन सारे मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रखना, यही तो काम है आपका। ईएसआई बना इसीलिए कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उन सब की हेल्थ को इंप्रूव करना, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखना, हेल्थ बेनिफिट्स देना। तो प्राइमरी काम तो देखो यही है। अब ऐसे तो छोटे मोटे हम और जोड़ देंगे एक दो इसके अंदर, पर प्राइमरी काम ये है कि हेल्थ बेनिफिट्स देना, हेल्थ को इंप्रूव करना, हेल्थ को मेंटेन करवा के रखना। मेंटेन या इंप्रूव कराने का मतलब है दवाइयां वगैरह टाइम से मिलती रहे, इलाज होता रहे, तो जो भी सिकनेस है वो सही हो जाएगी। सिकनेस सही हो जाएगी तो हेल्थ इंप्रूव रहेगी, ये मेन पर्पस है। देखो अंडर सेक्शन 19 ऑफ ईएसआईसी, ईएसआईसी इज एम्पावर्ड टू, पॉइंट बना रखा है मैंने ऊपर, आपके हाथ में पेन होना चाहिए और किताब है, नोट्स तो बहुत अच्छी बात, टू प्रमोट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन से मतलब है जो भी ईएसआईसी के मेंबर हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना, और उनकी हेल्थ को, वेलफेयर को इंप्रूव करने के लिए जो भी चीजें करनी है वो करना। सेकंड क्या लिखा है, रिहैबिलिटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हु हैव बीन डिसेबल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस देखिए, वैसे तो ईएसआईसी का काम खाली हेल्थ बेनिफिट्स देना है, ईएसआई का काम आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन अगर किसी इंप्लॉय को एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो गई एंड ही परमानेंटली डिसेबल्ड, राइट, परमानेंटली डिसेबल्ड मतलब अब वो काम करने के लायक नहीं रहा, तो दो बातें समझो। अब तो इलाज तो हो ही नहीं सकता, इलाज तो जो कराना था वो करा दिया, अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करे, अब जो परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई। तो अब दो चीजें, एक तो रिहैबिलिटेशन, ऐसी कोई भी व्यवस्था करना जिससे कि वो वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ सके। अब उसके लिए जैसे उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर, उस दिन किसी ने पूछा था इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर अवेलेबल कराया, या कहीं फॉरेन कंट्री में उसका इलाज करा सके तो वो, और या फिर वो होते ना नकली हाथ या नकली पांव वगैरह लगा देते हैं, इस तरह का कुछ कराना, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में और ट्रीटमेंट में क्या फर्क है, ट्रीटमेंट मतलब जो भी चीज क्योर हो सकती है उसको सही करना। आदमी को बुखार आ गया, बीमार पड़ गया और कोई तकलीफ हो गई शरीर के अंदर, भगवान ना करे कभी किसी को हो, यदि वो हो जाती है तो उसका इलाज हो जाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है ऐसी कोई स्थिति आ चुकी है जिसका इलाज तो पॉसिबल नहीं, अब कुछ भी करके उसे रिकवर करना है। लाइक जैसे मैंने बताया ना, हैंडीकैप हो गया तो कोई हाथ पैर नकली वाले जो लगते हैं वो लगाना है, काइंड ऑफ। सेकेंड, अब चूंकि वो परमानेंटली डिसेबल हो गया तो वो काम तो नहीं कर सकता जो काम वो करता था, तो अब यार उसको कुछ तो दूसरा काम, तो उसके लिए दूसरे काम की व्यवस्था करना, यानी ऐसा कोई काम जो वो उस कैपेसिटी में भी कर सके जिस कैपेसिटी में अभी वो इस समय है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अरेंज करना। चूंकि ये काम ईएसआईसी का नहीं होना चाहिए क्योंकि ईएसआईसी तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, लेकिन ठीक है, इन्होंने बोला कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अब ईएसआई क्यों करेगा, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब इसके मेंबर्स होते हैं, कहीं पे भी कोई भी इस तरह का काम तो सकता है, सुपर, जैसे पढ़ा लिखा काम है
तो मैनेजर का कोई काम दे दिया, सुपरवाइजर का काम दे दिया, अकाउंट्स वगैरह की जानकारी रखता है तो अकाउंट्स का काम दे दिया, या मान लीजिए उस कंपनी के अंदर पहले मजदूर था तो अभी लिफ्टमैन का काम दे दिया, एक जगह बैठा रहेगा, लिफ्ट ऊपर नीचे चलती रहेगी, या फिर गेट कीपर का काम दे दिया, बोले कुर्सी डाल के बैठ जा, आने जाने वाले का रिकॉर्ड मेंटेन करना, इस तरह का कोई काम दे दो जो कि वो कर सके, तो वो अरेंज करना भी इसका काम होता है। ठीक है, आगे है ईएसआईसी इज एम्पावर्ड। अब जो जो अधिकार एक कंपनी के पास होते हैं वो सारे अधिकार इसके पास में, देखो, टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी और सेल और अदरवाइज ट्रांसफर द सेट प्रॉपर्टी। ये अपने नाम से प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकता है, उन्हें सेल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट मनी विच आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस। अगर इसके पास में कोई पैसा पड़ा है, देखो अब ये क्या करता है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूं, ओरली सुन लेना जरा, बाकी तो लाइन ये जो लिखी है तो रटनी है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के लिए तो एज इट इज लिख कर आना है, समझ थोड़ा अच्छे से ले। जो भी पैसा ईएसआईसी के पास हर महीने आता है, मैंने कहा था कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा, अब वो एम्प्लॉय देगा, एम्प्लॉयर देगा, दोनों मिलाकर देंगे, वो हम आगे देखेंगे, वो अभी हमारे को देखना है। पर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है वो अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है। अब ईएसआईसी क्या करता है, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है, लेकिन थोड़ा पैसा होल्ड करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि खर्चे तो आएंगे ही ना। खर्चे कौन से, दो तरह के खर्चे, एक तो ईएसआईसी चलाने के खर्चे, वहां जो कर्मचारी का, अभी ऐसा ही कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट थोड़ी ना, हजारों कर्मचारी काम करते हैं यार, सोचो कितने लाख लोगों का कंट्रीब्यूशन हर महीने आता होगा, कितने सारे एम्प्लॉयर है। मतलब अगर मैं 145 करोड़ में से ये मानूं कि 10%, 14.5 करोड़ लोग भी अगर इसके मेंबर होंगे, तो 14.5 करोड़ लोगों का कंट्रीब्यूशन हर महीने आता होगा। और कम कर लो, 10 करोड़ कर लो, 10 करोड़ लोगों का 5 करोड़ कर लो यार, 5 करोड़ भी जनसंख्या कम होती है क्या? उनका हर महीने का कंट्रीब्यूशन आना, उसका हिसाब रखना, उसको इन्वेस्ट करना, उस पर जो रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न को आगे इन्वेस्ट करना है, पता नहीं कितनी चीजें होती है जो आपको करनी होती, कितनी चीजें। तो बड़ा सारा डिपार्टमेंट होता है, उनके खर्चे, अपना जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो निकालना, प्लस हर महीने कभी किसी इंप्लॉय का बिल आ रहा है मेडिकल का, कभी किसी हॉस्पिटल का, हर महीने आते हैं। आप जिस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओगे उसका बिल आएगा ना, वो कहां जाएगा, ईएस। और प्लस खुद के जो हॉस्पिटल चला रहा है, डिस्पेंसरी चला रहा है, उनके खर्चे, वो सब के लिए थोड़ा सा लिक्विड फंड रखता है, बाकी को इन्वेस्ट करता है। अब जो लिक्विड फंड रखा उसमें से भी कुछ बच गया, नई काम में आया, तो उसको ही अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। यानी इसके पास पूरा अधिकार है, देखो, टू इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट एनी मनी which are not immediately required for expenses, to raise loans and discharge such loans with previous sanction of central government। लोन वगैरह देने का काम भी कर सकता है, ले भी सकता है, राइट, अगर जरूरत पड़ती है तो। एंड इट में कॉन्स्टिट्यूट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एनी क्लास ऑफ देम सच अदर फंड। इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स के लिए फंड बना सकता है अपने खुद के एम्प्लॉय। ये याद रहे, मेंबर्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, खुद के जो एम्प्लॉइज हैं, ये उनके बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए भी अलग से कोई फंड बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पावर्स हैं। देखो, ये तो आप टेक्निकली याद रखो कि आपको रटना ही है, इसमें तो कोई समझा मैंने आपको दिया, ठीक है ना, तो रटना है और इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है कभी कभी इसके ऊपर, लिख देता हूं ऐसे, रटना है। आगे आओ, विंग्स ऑफ ईएसआईसी। विंग्स का मतलब है इसके दो अपने अंडर में दो कमिटीज हैं, एक है स्टैंडिंग कमेटी, एक है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। स्टैंडिंग कमेटी जो है, ये तो हो गया, देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख के बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर ही ऊपर है ईएसआईसी का बोर्ड। इस बोर्ड में कौन है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स जो कहां से आएंगे, पार्लियामेंट से, प्लस अदर मेंबर्स। तो देखो बेटा, ये तो हो गया इसका बोर्ड। अल्टीमेट डिसीजन तो जो भी लेना है बोर्ड को ही लेना है। डिसीजन क्या लेने होते हैं, कितने हॉस्पिटल खोलने हैं, कितनी डिस्पेंसरी खोलनी है, कहां डिस्पेंसरी खोलनी है, कहां पे हॉस्पिटल खोलना है, कौन कौन से हॉस्पिटल से टाई अप करना है, इंप्लॉइज को क्या बेनिफिट्स देने हैं, आपको मेडिकल के बेनिफिट्स आपको क्या क्या देने हैं, कौन से बेनिफिट देने हैं, कितने बेनिफिट देने हैं, ये सब डिसीजन यही लेता है। इसके हेल्प के लिए 2 विंग्स हैं। 2 विंग्स कौन सी हैं, एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। 2 विंग्स हैं अलग अलग, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। ये दोनों जो इसके विंग्स हैं, जो कमिटीज हैं, ये बेसिकली इस ईएसआईसी के बोर्ड को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बोर्ड, राइट, दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लाइक
हेल्प टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ बोर्ड। अभी दोनों क्या क्या काम करती है देखो, मैंने आपको टेक्निकली समझाया। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी मोर और लेस टू लुक इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए कौन होता है? स्टैंडिंग कमेटी। इन्वेस्ट कहां करें, कितना इन्वेस्ट करें, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या रहना चाहिए, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर क्या रहे, उस पैसे को यूज कैसे करना है, काइंड ऑफ। दूसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये होता है मेडिकल रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं। मेडिकल रिलेटेड डिसीजंस मतलब जैसे मैं बहुत सारे मैटर्स है, मैं कुछ एक बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी बीमारी के लिए कितना पैसा देना है, क्योंकि अब मेडिकल देखो, ये जो ऊपर बोर्ड बैठा है इसके अंदर जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है या जो भी मेंबर्स है वो डॉक्टर तो है नहीं, या हो भी सकते हैं बट सारे तो डॉक्टर होंगे नहीं। अब ये डिसीजन कैसे लिया जाए कि किस बीमारी पे कितना पैसा रिइंबर्स करना चाहिए? कल को तो कोई छोटी सी बीमारी होगा और 2 लाख का बिल थमा देगा, तो हम उसको 2 लाख रुपए दे देंगे क्या? और कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए भी आप 5 लाख दे रहे हो तो उसका काम चल जाएगा क्या? तो ये डिसाइड तो करना पड़ेगा कौन सी बीमारी के लिए कौन सा कितना फंड होना चाहिए, कितना उसको पैसा मिले। कैसे डिसाइड होगा कौन से बिल फर्जी है कौन से नहीं? क्या पता कौन सा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इनका सेटअप होता है, टाई अप कर रखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बिल बना बनाकर भेजते रहते हैं। अब वो प्राइवेट वालों ने जो बिल बनाकर भेजा, कितना क्या एक्चुअल है क्या नहीं है, कैसे पता चले? बताओ। आप समझो ना, कितने सारे हॉस्पिटल होंगे इंडिया में, किनके साथ टाई अप है? जयपुर में कम से कम नहीं तो 50 हॉस्पिटलों के साथ टाई अप होगा। अब उसमें कितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं जो ईएसआई का कार्ड लेकर आते हैं, उनमें से कितनों का क्या इलाज हो रहा है, क्या पता? तो वो जो बिल भेजते हैं वो बिल कितना ऑथेंटिक है, ये कैसे पता चलेगा? ये जो मेडिकल रिलेटेड मैटर्स देखने के लिए मेडिकल बेनिफिट काउंसिल देखती। यानी ये बिल्कुल जो डिसीजन मेकिंग करनी है, कितना किस बीमारी पे कितनी दवाइयां देनी होती है। कल को कोई छोटी सी बीमारी है और उसके ऊपर डॉक्टर ने 15,000 की दवाइयां दे दी, तो यार सोचना तो पड़ेगा ना, रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना, वरना तो कोई भी कुछ भी करेगा। तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल उस तरह के डिसीजन के लिए होती है। देखो पहले स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे हेल्प करेगी। Under Section 8 of ESIC is empowered to constitute a standing committee. The committee has to administer affairs of the ESIC. Affairs मतलब उसकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उनको मैनेज करेगा, and may exercise any of the powers and perform any of the functions of ESIC. जो भी उसके पावर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स के लिए ओनली। इन्होंने जनरली लिखकर छोड़ दिया कि उसके जो भी एडमिनिस्टर उसके अफेयर्स को देखेगा, प्लस जो भी जनरल पावर्स हैं वो परफॉर्म करेगा। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या करती है? फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल टू एडवाइज ESIC एंड द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, द सर्टिफिकेशंस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ बेनिफिट एंड अदर कंसर्न मैटर्स। यानी जो भी मेडिकल बेनिफिट्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, सर्टिफिकेशंस वगैरह करने वो, और प्लस कितने कितने बेनिफिट्स आपको ग्रांट करने वो बताएगा। To make investigation in relation to the complaint against medical practitioners in connection with the medical treatment, जो भी मेडिकल बिल वगैरह आए हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स वगैरह जो भी होते हैं, उन मेडिकल डॉक्टर्स ने जो बिल भेजे हैं या उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आई तो उसका इन्वेस्टिगेट करना है, टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह उसको रिलेटेड कोई भी अगर फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कितना ट्रीटमेंट करें, कैसे करें, क्या, वो सब भी ये डिसाइड करेगा। ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स। सी, मैं आपको चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, दिस ऑल मैटर नीड टू बी लर्न। ये जो यहां से लेकर आपने और एंड तक पढ़ा है, वैसे तो लॉ में याद तो करना ही पड़ेगा समझने के साथ साथ, पर बाकी में तो हमने समझा भी, इधर ऐसा समझने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो है आपको अगर इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर इसमें साइड में नोट्स, तो अभी मेरे हिसाब से अभी भी कितने लोगों के पास में नहीं है नोट्स? यार बेटा मुझे एक डेडलाइन दो कि सर इस तारीख को मेरे पास आ जाए। हैं? आप लोग बताएं आपके नोट्स कहाँ हैं? ये रहे आपके, विनीत। और बाकी सबके पास में पीछे भैया। आप देखो, फीस जमा कराओ नहीं कराओ, मेरा वो लुकआउट नहीं है, वो बाहर का मैनेजमेंट देखेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपके फीस डिपॉजिट कराने नहीं कराने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आप बाहर देखो, मुझे क्या लेना देना है यार, वो मैनेजमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम पढ़ाना है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि मेरी क्लास में अब इस चैप्टर के बाद में मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा अगर नोट्स नहीं होंगे तो, क्योंकि 4 चैप्टर निकल चुके हैं। फैक्ट्रीज एक्ट हो चुका, ग्रेचुटी होगा, ईपीएफ हो गया, ईसीआई हो गया, इंडस्ट्रियल लॉस कंप्लीट होने वाले हैं,
फ्रॉम नेक्स्ट एंड ऑनवर्ड्स आप चाहे बाहर मेरा नाम लेके शिकायत कर देना, सर ने मना कर दिया बैठने से, जो भी रीजन है आप बोल दो बाहर जाके, मेरा नाम ले देना एक्सक्लूसिवली, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स क्लास में किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं बैठने दूंगा जिसके पास में नोट्स नहीं होंगे। कैसे मैनेज करना है ये आप अपने लेवल पे देखें, बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया, फिर आप कल को ही बोलोगे सर आपने पहले नहीं बताया। 2 दिन पहले बता रहा हूं मैं। फ्रॉम थर्सडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। आज ट्यूसडे, थर्सडे और मैक्स टू मैक्स फ्राइडे, सो प्लीज तब तक आप अरेंज कर लें। पर्पस फॉर विच ईएसआई फंड में बी एक्सपेंडेड, कौन कौन से पर्पजेस के लिए ईएसआई फंड को यूज किया जा सकता है। ईएसआई फंड क्या होता है, जो मैंने बताया कि जो भी कंट्रीब्यूशन आता है ईएसआई के पास में, उस कंट्रीब्यूशन को कैसे यूज करना है वो ईएसआई के पास में होता है। तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा, मोटा मोटी उस कंट्रीब्यूशन का, ये लिख रहे थे क्या आप लोग, ये वाला लिखना है क्या, ये लिख लो नोट्स के साइड में, अगर कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स के साइड में लिख लो। कर ले मतलब अलाउड होगा तो करेगा, ईएसआईसी रूल बना रखे उसने, अगर वो रूल्स अलाउ करते होंगे तो ही अलाउड है। ऐसे तो हर आदमी मेडिकल बेनिफिट के लिए फॉरेन जाएगा, तो ये ऐसे थोड़ी अलाउ करेगा। हाँ कोई ना कोई रूल होगा, उसी बीमारी के लिए होगा। ऐसे हर जनरल आपके बीमार हो गए और बोले साहब मैं तो आलिया भट्ट की तरह अपना वायरल का इलाज यूएसए में कराऊंगा है जी, और मेरा 25 लाख का बिल है, तो थोड़ी दे देंगे। अरे यार वो तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना, वो तो एक्सेप्शनल केस हो गया, उसमें तो अब वो इलाज कराने के लिए इंडिया आएगा नहीं, तो वहां तो कराना ही पड़ेगा। तो कहता रहा हूँ रूल्स बने हुए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, यदि रूल्स में अलाउड है, लिखा हुआ है ऐसा कि अगर आप फॉरेन ट्रिप पर हो और वहां बीमार पड़ गए, इलाज कराना है, करा सकते हो, तो अलाउड हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको फिर अपनी जेब से भरना पड़ेगा, वो रूल्स में अलाउड होगा तो। आज भी बीकॉम का एग्जाम है क्या है? आए नहीं ना बहुत सारे, तो आप तो आ गए लेकिन बाकी तो नहीं है ना है। अचानक कैसे आया मैसेज तो? हाँ तो हमेशा इतने बजे आता है, 10, साढ़े 10, 11 बजे। यार पता नहीं आप लोगों को 8 बजे से कब से, हमें तो नहीं है। 8 बजे तो मेरे कभी कभार रैंडमली आ गया हो तो एक अलग बात है, बट जनरली तो इसी टाइम पर आता है शेड्यूल, 9:30, 10, 11, 9:30, 10, 11। तब तक क्या सारे टीचर कंफर्म कर देते हैं ना अपने अपनी अवेलेबिलिटी, तो 8 बजे किसी दिन आ गया हो तो एक अलग बात है, वो तो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया हो। तो कल कितने बजे आया था? हाँ, तो हम तो सो जाते 10 बजे, हम तो क्या है वो निशाचर है नहीं, तुम तो निशाचर हो। 8 बजे? अच्छा रोज तुम्हारी 9 बजे से होती है, 10 बजे से होती है? अच्छा तो आज सडनली 8 बजे से हो गया, सारा शेड्यूल ही बिगड़ गया। और उठे ही 8 बजे, तो फिर 8 बजे आए कैसे? नहीं ये तो आ गए थे ना भैया दोनों पीछे हैं। यार अभी तो कह रहे सुबह देखा। अच्छा चलो, तो अब देखो आपको एक रिलेटिव का चार्ट पढ़ाते हैं बढ़िया सा, ये तो है ही, अभी पढ़ लेंगे इसको भी, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाते हैं तुमको, है ना।
तो उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा। वैसे तो समय कम है यार, ये इसका रिलेटिव का चार्ट कल करेंगे, आज नहीं, वो हो नहीं पाएगा एक्चुअली फिर वो क्योंकि वो चार्ट बड़ा है और इसको समझाने में मुझे कम से कम पूरा 1 घंटा लगता है, क्योंकि तुम इस पे सवाल बहुत पूछोगे। ठीक है, अब बताओ अभी कराऊं नहीं कराऊं? पूछोगे सवाल, नहीं पूछोगे? हाँ नहीं भेजा फिर मैंने, मेरा मन नहीं करा भेजने का। फिर मैंने कहा क्लास में लिखना है आपको, ये चार्ट आपको क्लास में बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, ये ग्रुप पे नहीं भेजूंगा मैं। अब ये भी मैंने निर्णय लिया है, ये चार्ट ग्रुप पे नहीं भेजा जाएगा। और अभी जाने से पहले मैं इसकी फाइल और डिलीट करके जाऊंगा, बाई चांस कोई बच्चा इसमें से व्हाट्सएप पे ले ले, तो अभी जाने से पहले डिलीट और करके जाऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, चलो हाथ से बनाना ही पड़ेगा ये, हाँ बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरा ऑप्शन भी है अगले अटेम्प्ट सर तो अभी लिख देते हैं। अरे रुक जा बेटा, थम जा, समझ तो ले। देखो रिलेटिव में वो सब स्क्रीनशॉट मेरे को कल कॉपी में चार्ट बना हुआ चाहिए। अभी तुम स्क्रीनशॉट लो, फोटो खींचो, जो करना है करो। कॉपी में अगर बना हुआ नहीं होगा तो ESIC के जितने पेज आपने लिखे होंगे सारे फाड़ दूंगा। ठीक है, और अभी अगर किसी ने भी फोटो लिया तो ये सेल्फ समझना पड़ेगा। पहले समझ तो लो बेटा, ले लेना फोटो, लेकिन समझ तो लो, समझ लो पहले। देखो रिलेटिव में कौन कौन आएगा, इन शॉर्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। जिंदा रहोगे तब तक तो देखो दोनों बातें हैं यहां पे, जिंदा है तब तो स्पाउस और बच्चे आते ही हैं। मरने के बाद ज्यादा समस्या होती है, मरने के बाद में कौन कौन आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हमने क्या बोला, अच्छा ये पूरा हम लोग मेल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, फीमेल के लिए भी सेम ही होता है, अलग से कुछ नहीं है। पर जब ये एक्ट बना था तो पुरानी बातें हैं, उस जमाने में क्या फीमेल्स वगैरह नौकरी नहीं करती थी, तो जो भी प्रोविजन बनता था वो दिमाग में ये रख के बनता था मेल के हिसाब से। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं स्पाउस, सो दे डोंट यूज द वर्ड स्पाउस, दे वर यूजिंग वर्ड वाइफ। समझे आप? क्योंकि वो ये मानते थे कि मेल ही नौकरी करता है तो फीमेल मतलब, अब तो नहीं करते, आजकल तो स्पाउस वर्ड लिखते हैं, मेल हो या फीमेल हो उसके लिए, दोनों के लिए स्पाउस आ जाता है। तो पहला तो क्या लिखा, विडो वाइफ ऑलवेज कवर्ड। वाइफ अगर है शी इज अ विडो, क्योंकि डेथ होने के बाद। जिंदा है तो विडो मत लिखना, वाइफ ऑलवेज कवर्ड। और अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो एम्प्लॉय है, तो उस केस में उसकी जो वाइफ है विडो वाइफ, शी विल ऑलवेज बी कवरिंग टिल हर डेथ। जब तक जिंदा है तब तक इस लिस्ट में कवर होंगी। ठीक है, सेकंड देखो सन में क्या लिखा है, अब यहां थोड़ा सा मेच्योर्डली बिहेव करना। ठीक है, थोड़ा सा मेच्योर्डली बिहेव करना, मतलब एक दो शब्द ऐसे आएंगे जो सुनने में शायद आपको अच्छे ना लगे, लेकिन लॉ है, लॉ में हम लोगों को सुनना ही पड़ता है और समझना पड़ता है। एक होता है सन में, देखो दो है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट तो मतलब अपना खुद का बेटा जो आपके द्वारा पैदा किया गया है उसको बोलते हैं लेजिटिमेट सन। एंड द सेम लाइक अडॉप्टेड। लॉ ने अडॉप्टेड और लेजिटिमेट में फर्क नहीं करा, क्योंकि अडॉप्टेशन का भी प्रोसेस होता है। ऐसे कोई आप सड़क पे चलते उठा के लेकर आ गए ऐसा नहीं होता है। अडॉप्टेशन करते हो जब भी आप किसी का या किसी बच्चे को, तो उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आएगा दैट दिस वन हैज बीन अडॉप्टेड बाय दीस पर्सन्स, और फिर आपके बेटे के तौर पे लिखेगा तो लीगली माना जाएगा वो। तो लॉ ने लेजिटिमेट और अडॉप्टेड में कोई फर्क नहीं करा। एक बात आई बस, लेजिटिमेट मतलब जो आपने पैदा करा है उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। सो लेजिटिमेट या अडॉप्टेड में क्या लिखा है देखो, इफ होली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स ऑफ इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑलवेज कवर्ड। यदि इंश्योर्ड यानी जो एम्प्लॉय उसकी डेथ हुई, उस समय अगर उसका लेजिटिमेट अडॉप्टेड सन पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो वो हमेशा कवर होगा। किस समय डिपेंडेंट? जब तक डेथ हुई। सामान्य तौर पर ऐसा तब होता है जब कोई बच्चा, कोई सन मेंटली इनकेपेबल हो, फिजिकली इनकेपेबल हो, तभी ये बात। आप ध्यान से देखो क्या लिखा, होली डिपेंडेंट। होली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो कुछ कमाता दमाता है नहीं। डिपेंडेंट का मतलब होता है नॉट ओनली लाइक फॉर द अर्निंग्स बट ऑल्सो फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ही इज डिपेंडेंट, ही वॉज डिपेंडेंट ऑन इन डिजीज्ड पर्सन। तो अगर मिस्टर एक्स की डेथ हुई और उस समय उनका कोई बेटा फिजिकली मेंटली लाइक इन ऑल रिस्पेक्ट ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इंश्योर्ड, तो फिर वो कवर हमेशा होगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं था तो सिर्फ 25 साल तक की एज के लिए कवर होगा, उसके बाद नहीं होगा। राइट? अगर किस समय डिपेंडेंट नहीं था, अभी बीच में नहीं बोलना है, सवाल कोई नहीं पूछना है। जब मैं बोलूंगा सवाल तभी पूछना है, तब तक आप ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है
तो बेटा ऐसे नहीं करना। वो क्या, जब भी कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन घूमता रहता है। अब जो उसके आगे मैं बोल रहा हूं वो सुनना ही नहीं देता तुमको, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है। अब जब तक वो क्वेश्चन तुम पूछ नहीं लोगे तब तक तुमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा आगे का। तो ऐसा नहीं करना कि वो फिर पूरा पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। ठीक है, तो सवाल आने दो लेकिन उसको होल्ड करो। मैं बीच में अपने आप ही आपसे बोल दूंगा आप पूछ लो सवाल, तब पूछना। ठीक है, तो अगर कोई आपका लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन है और वो आप पर डिपेंडेंट नहीं था, किस समय डिपेंडेंट नहीं था? जिस समय इंश्योर्ड की डेथ हुई। तो उस समय अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था किसी भी रीजन से, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, तो जिस दिन उसकी एज 25 साल नहीं हो जाती तब तक वो कवर हो। दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, ओहो, दिखाई तो देना आप चाहिए। कोई क्या बात नहीं, पढ़ा रहे हो? वो अभी बता देते। लो, अब दिखाई दे रहा दीदी? अब आ रहा है दिखाई बेटा? अरे बोल ही नहीं रहे। अरे दीदी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अब हो गई, हो गई, चलो। तो लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन में अगर डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर किसी भी तरीके से, तो जब तक उसकी एज 25 साल नहीं हो जाती तब तक वो आपके इसमें कवर रहेगा ईएसआई में। उसके बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, इलेजिटिमेट सन की बात करें तो देखो, इलेजिटिमेट सन के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है लॉ में। राइट, इलेजिटिमेट सन का मतलब क्या होता है? नाजायज औलाद, उसको बोलते हैं इलेजिटिमेट सन। अब आप सब इतने समझदार हैं और पढ़े लिखे कि नाजायज का मतलब क्या होता है ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए लॉ साइलेंट है। अब चूंकि लॉ साइलेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऑलवेज कवर्ड। ठीक है, इज ऑलवेज कवर्ड। अगर इलेजिटिमेट सन है, ही इज लाइक ऑलवेज कवर्ड, हमेशा कवर होगा, उसको मेडिकल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब देखो, वो सन है आप ही का है, इलेजिटिमेट है, कोई बात नहीं आपका, ये प्रूव करना उस सन का या उस सन की मदर का काम है। अपने आप प्रूव नहीं होता है, कोर्ट में तो जाना पड़ेगा ना यार, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। अब कैसे प्रूव करना है वो आप वकील से पूछे, वो आप वकील से पूछेंगे, वो आप कोर्ट से पूछे कैसे करना है। अगर कोई भी व्यक्ति लाइक मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और डेथ के समय ये पता था कि फलाना व्यक्ति इसका इलेजिटिमेट सन है, ये प्रूवन था, तो वो इलेजिटिमेट सन हमेशा कवर्ड रहेगा इस ईएसआई की लिस्ट में। हाँ, अब बोले क्या हो गई? हाँ बिल्कुल, उसी को बोलते हैं, और तो क्या। इलेजिटिमेट सन तो वही है कि सिंगल मदर है, राइट। सो उस केस में जो सन है वही इलेजिटिमेट सन है। फिर अडॉप्टेड होते ही तो फिर इलेजिटिमेट नहीं रहा ना। किसने? तो अडॉप्टेड हो गया ना, फिर वो इलेजिटिमेट कह रहा। हाँ, फिर वो अडॉप्टेड में आ जाएगा, फिर वो इलेजिटिमेट में नहीं आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कह रहे हैं कि कोई, मान लीजिए कोई सिंगल मदर है और जो वो सन है उसको उसके जो क्या नाम है बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल फादर उन्होंने अडॉप्ट ही कर लिया कि भाई आज से मैं मान रहा हूं, लीगली मान रहा हूं मेरा बेटा है, मुद्दा ही खत्म हो गया। फिर तो वो अडॉप्टेड बोल लो या लेजिटिमेट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सेकंड वाली कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां थोड़ा सा मेच्योरली आप लोगों ने सवाल, आपके मन में अगर कोई आ रहा है तो आप पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम लॉ पढ़ रहे हैं और हम सब 18+ हैं। अब लॉ है तो है यार, प्रोविजन आएगा तो पूछना ही पड़ेगा। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल आता है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, ऐसा कोई शर्माने की बात नहीं है कि सर ये हम सवाल कैसे पूछे, अजीब सा लगे, कोई अजीब सा बात नहीं। लॉ है, लॉ पढ़ना पड़ेगा। कल को कोई केस ऐसा आ जाए तो हम कैसे डील, कोई क्लाइंट आ जाए हमारे पास, वो एडवाइस मांगेगा तो हम क्या करेंगे? फिर हमें प्रोविजन तो पता होना चाहिए ना इसके लिए। ठीक है, आगे आओ। दूसरा देखो, डॉटर के केस में डॉटर को लेकर थोड़े से प्रोविजन ज्यादा है ना। क्या है? पहला है लेजिटिमेट और अडॉप्टेड, सेम दो कैटेगरी है, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट। जैसे यहां था लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड, और यहां पे भी है। अब लेजिटिमेट और अडॉप्टेड में क्या है? पहला है मैरिड। ठीक है ना, मैंने इसका नंबर दे दिया ABC याद करने के लिए। मैरिड है, कवर्ड ओनली व्हेन माइनर एंड डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स ऑफ इंश्योर्ड। अब देखो ये बहुत पुराना लॉ है, या आज के हिसाब से नहीं, अगर आप आज के हिसाब से समझोगे तो आपको बड़ा इररिलेवेंट और इलॉजिकल सा लगेगा, लेकिन अब लॉ बहुत पुराना है। उस जमाने में क्या होता था, आज भी होता है गैर गांव में तो, लेकिन अब कम होता है। एक क्या होता था, 10 साल की उम्र में शादी कर दी छोरी की, 9 साल की उम्र में कर दी, 11 में। गौना नहीं करते थे। गौना समझते हो? गौना समझते हो? नहीं समझते। गौना मतलब ससुराल नहीं भेजते थे,
शादी कर दी, ब्याह हो गया, फेरे पड़ गए, सब हो गया, लेकिन लड़की को ससुराल नहीं भेजते थे। ससुराल भेजते थे 16 साल के बाद में, मतलब जो भी एज उनकी कस्टम्स के हिसाब से होती थी, 15, 16, 18 जो भी होती थी, तो गौना नहीं करते थे। अब उतने टाइम तक शी इज मैरिड, शी इज माइनर एंड डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ हर फादर। मान लो 10 साल की उम्र में लड़की का ब्याह कर दिया, अब गौना होगा 16 साल की उम्र में, तो 6 साल तक शी इज मैरिड, डिपेंडेंट, शी इज मैरिड, माइनर एंड डिपेंडेंट अपॉन अर्निंग ऑफ हर फादर, तो वो कवर होगी। वो कवर होगी कब तक कवर होगी? जब तक वो उस फैमिली में नहीं चली जाती या मेजर नहीं हो जाती। उस फैमिली में जाने से क्या होगा? क्योंकि फिर वो उस फैमिली में कवर होगी ना, वहां पे डॉटर इन लॉ हो गई, यानी किसी की वाइफ हो गई, वाइफ यानी स्पाउस तो आ ही रहे ना, तो फिर तो वहां कवर होगी ना, दो दो जगह थोड़ी कवर कर सकते। या मान लो अगर मैरिड है लेकिन और डिपेंडेंट और हर फादर भी है लेकिन माइनर नहीं है, तो भी, यानी मान लीजिए वो 18 से 19 हो गई, गौना नहीं हो रहा, या 20 साल की हो गई, गौना नहीं हो रहा। क्या होता था, जैसे पुराने जमाने में, बहुत पुरानी बातें हैं, आज के हिसाब से नहीं है, पति फौज में है, ठीक है, अब पत्नी को छुट्टी नहीं मिल रही, लड़की हो गई 16 साल की, गौना करने का टाइम आ गया, करना है लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही। अब पति आए तो गौना होती है, रीति रिवाजें होती है जो पूरी करनी होती है, तो पति आ ही नहीं रहा, छुट्टी नहीं मिल रही, अब उम्र हो गई 19 साल, पति नहीं आया अभी तक, अब क्या करें? अब यहां पर देखो वो मैरिड है, माइनर नहीं है, लेकिन मैरिड है, डिपेंडेंट और अर्निंग ऑफ फादर है, लेकिन माइनर नहीं है, लिस्ट में कवर नहीं होगी। कहां कवर होंगी वो हमें नहीं पता, लेकिन अब यहां कवर नहीं होने वाली। ये सब बात चल रही जिसमें डेथ हुई उस की, तब की। डेथ नहीं हुई तो भी यही वाला केस लगेगा, यानी अगर जिंदा है इन शॉर्ट तो भी, तो जिस दिन लड़की हो जाए मेजर इससे बाहर, या वो डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ फादर, मान लो 16 साल की उम्र में गौना कर दिया, अब माइनर ने, माइनर तो है, मैरिड, मैरिड भी है, लेकिन डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ फादर नहीं है ना, तो फिर लिस्ट से बाहर। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, सिर्फ इस पर। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और बेटा लिखना नहीं यार, आप बोल के पूछ लेना, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं जाता उस पर। इलेजिटिमेट वुमेन का भी सेम है, हाँ, इलेजिटिमेट वुमेन नहीं होता है बेटा, इलेजिटिमेट मैन और ना, सॉरी, सन और डॉटर होते हैं। इलेजिटिमेट मैन वुमेन कुछ नहीं होता है, ठीक है। नाजायज पत्नी कुछ नहीं होती है, नाजायज पति नहीं होता है, नाजायज बच्चे होते हैं। पत्नी या पति के केस में तो यूज किया जाता है सौतेली पत्नी या सौतेला पति, या जो भी सोशली आप वर्ड यूज करते हो वो सब वर्ड, ठीक है ना। यस, मतलब डिपेंडेंट नहीं रही ना, डिपेंडेंट नहीं रही ना, लेकिन हाँ, तो बस खत्म बात, तीनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी है, मैरिड, माइनर, डिपेंडेंट। मान लो पति नहीं आया लेकिन ससुराल वाले कह रहे बोले हम तो लेके जा रहे हैं, तस्वीर के साथ गौना करा देते हैं, ऐसा भी होता है, तस्वीर के साथ गौना करा दिया तो कोई बात नहीं, अब डिपेंडेंट नहीं रही तो भी बाहर, ठीक है। आपको तो सवाल मेरे से पता है क्या पूछना था, ये सवाल तो बहुत सिंपल पूछा है, तो लिखा हुआ है सवाल, ये पूछना था कि सर मान लो मैरिड है, माइनर है और डिपेंडेंट ऑन अर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल, अब उसकी एज हो गई 19 साल, ठीक है, लेकिन अब उसका हो गया डिवोर्स, ठीक, अब क्या होगा? अब वो रहे हस्बैंड, पति के उनके साथ ही रही है, फादर के साथ, तो डिपेंडेंट ऑन फादर है, ठीक है, माइनर नहीं है, और अब तो मैरिड भी नहीं है। और मान लो माइनर है तो यानी 17 साल में पति ने बिना गुनाह कराए तलाक दे दिया। सोशल कस्टम्स, गांव में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, गांव के अंदर बड़े खतरनाक रूल्स होते हैं। अब उन्होंने 17 साल की उम्र में तलाक दे दिया, बिना गुनाह कराए शादी तोड़ दी, तलाक तो क्या दे दिया, गुनाह कराए बिना शादी तोड़ दी। अब क्या हो? नाउ शी इज माइनर बट शी इज नॉट मैरिड एंड शी इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट, अनमैरिड नहीं, अब इसको अनमैरिड नहीं बोल सकते, अब अनमैरिड नहीं बोलेंगे, शादी ही नहीं उसको बोलते हैं अनमैरिड, यहां तो शादी टूट गई। तो अब क्या करेंगे सर, अब कहां लेकर आएंगे? इसके लिए कोई कैटेगरी है ही नहीं, इसीलिए मजबूरी में हमें सेकंड कैटेगरी में कवर करना पड़ेगा। वो डिवोर्स हुआ नहीं ना, तो फिर डिपेंडेंट ऑन फादर नहीं रही, फिर डिपेंडेंट ऑन फादर नहीं है, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। बहुत सिंपल है, आप किसी भी देख लो, कहीं भी कवर हो जाएंगे। आप सवाल वो पूछो जो कवर नहीं हो रहा, जैसे मैंने बोला ना ये वाला, ये सवाल पूछना है आप। ये जो 3 टेस्ट हैं, मैरिड, माइनर, डिपेंडेंट, आप जो भी सवाल पूछो पहले चेक कर लो कि तीनों में से किसी क्राइटेरिया में आ रही है क्या। तीनों में आ रही है
तो यहां कवर्ड है, तीनों में नहीं आ रही, तीनों में से किसी दो में नहीं आ रही, तीनों में से किसी एक में नहीं आ रही, तो फिर वो कवर नहीं होंगे। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। तो आप पहले अपने सवाल को इन तीनों क्राइटेरिया पे चेक करो, तीनों में से अगर एक भी पूरा नहीं हुआ ना तो इस लिस्ट से बाहर। ये कह रहे हैं डिवोर्स हो गया, एलिमनी मिली, पैसा मिलता है बहुत सारा, आजकल तो ये बड़ा फेमस चल रहा है धंधा हमारे इंडिया में, है ना, बिजनेस हो गया तो स्टार्टअप काइंड ऑफ है। लड़कियां शादी करती हैं, फिर साल भर बाद 6 महीने बाद तलाक ले लिया और एलिमनी में 200-250 करोड़। प्लीज गर्ल्स डोंट माइंड, हाँ, अगर महिलाएं सोची, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो जो न्यूज आ रही है मैं तो उसके हिसाब से बोलूं, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। बट ये अच्छा बिजनेस है, वैसे बुरा भी नहीं है, मतलब है। क्या नहीं है? प्रीनम क्या होता है? हस्बैंड के पास। और पति से एलिमनी अलग मिलती है? बहुत बढ़िया है यार, ये होना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम है साला, इंडिया में सारे कानून महिलाओं के फेवर में, यहाँ बड़ी समस्या है यार बेचारा। अच्छा, कहने को हम कहते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ ये होता है वो होता है, लेकिन जो पुरुष के ऊपर मेंटल अत्याचार होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी तो लास्ट इतने दिनों में इतने सारे तलाक देख लिए ना हमने, हैं क्रिकेटर्स के ज्यादा रहे, और एक्चुअली बॉलीवुड स्टार्स की भी होती है, लेकिन उनकी हमें आदत पड़ गई सुन सुन के। क्रिकेटर्स में कभी सुना नहीं, पुराने जितने भी क्रिकेटर थे कभी सुना नहीं किसी का भी ऐसा, लेकिन अब तो झड़ी लग गई। हाँ, एक टीम, बोले डिवोर्स जो विमेन्स है उनकी, महिलाओं की एक टीम, बोले ये डिवोर्स नई टीम आएगी, मैन विमेन डिवोर्स विमेन अंडर 19 अंडर 18 की तरह एक और। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है। तो उस केस में देखो, अगर उनको तलाक के समय पैसा अच्छा खासा मिला तो फिर वो डिपेंडेंट नहीं रही फाइनेंशियली, तो फिर वो मतलब फादर पे डिपेंडेंट नहीं रही, तो फिर कवर नहीं होगी, फिर लिस्ट से बाहर। बोल 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 फटाफट बोल, क्या बोलना चाह रहा है? नहीं बोलना चाह रहा, कोई बात बेटा। देख, 3 क्राइटेरिया है, कुछ भी नहीं पूछना है, मेरी बात सुनो पहले। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि इन तीनों क्राइटेरिया पे चेक करो, पूछो मत, पहले चेक करो फिर पूछो, है ना। अगर वो मैरिड है, मैरिड है क्या, माइनर है, तो बात खत्म हो गई। फिर मैरिड है लेकिन माइनर नहीं है तो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही ना, तो फिर मतलब कवर नहीं होगी, सिंपल। और बोलो, ये कह रहे तलाक लेकर आ गई, लड़ झगड़ कर आ गई पति से और नहीं बन रही उसकी जैसे भी है, अब वो फादर के पास आके रहने लगे। अरे रह तो लोगे, तुम तो सारा सब तलाक ले लेके आ जाओगे, तो ईएसआई की जिम्मेदारी है क्या? ईएसआई सबको कवर करता रहेगा क्या? तुम 50 साल की उम्र में तलाक लेकर आ गए पति से, तो क्या तुम फादर की ईएसआई में कवर हो जाओगी क्या? नहीं। मैरिड, माइनर प्लस डिपेंडेंट, तीनों में से एक क्राइटेरिया भी खत्म हुआ, आप लिस्ट से बाहर, समझ गए। लेकिन अगर अनमैरिड है, तो जब तक अनमैरिड है, चाहे माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे ना हो, शी इज ऑलवेज कवर्ड। लड़कों के साथ ही जुल्म है, 25 साल के होते ही बाहर। देखो आप, 25 साल तक है ना, नॉट डिपेंडेंट है तो भी अनमैरिड, अनमैरिड सन की बात कर रहा हूं, अनमैरिड सन अगर डिपेंडेंट नहीं है तो, डिपेंडेंट है तो बात ही खत्म। डिपेंडेंट नहीं है, 25 साल की उम्र से बाहर। बेटी अगर 27 साल की हो गई, डिपेंडेंट हो या ना हो, अनमैरिड है, ऑलवेज कवर्ड। 35 साल की हो गई तो भी कवर्ड। यार ये क्या तरीका हो, चाहे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन फिर भी कवर्ड, प्रिविलेज, यू नो। और देखो मैरिड, हाँ मतलब क्या ना, विन विन सिचुएशन है जी। शादी कर ले तो वहां कवर्ड, नहीं तो यहां कवर्ड है। शादी कर ले, डिवोर्स हो जाएगा तो फिर दोनों जगह कवर्ड नहीं, बट वैसे कवर ही कवर्ड, क्योंकि अब एलिमनी मिल गई है जी। और देखो मैरिड वट विडो कवर्ड ओनली व्हेन माइनर एंड डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड। अगर मैरिड डॉटर है लेकिन विडो है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो 2 कंडीशन एक साथ पूरी करनी है, एक तो माइनर प्लस डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ फादर। ये जनरली गांव में समस्या होती है कि 16 साल की उम्र में गौना हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई, अब माइनर है, ससुराल वाले अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो उन्होंने रख लिया कि नहीं यार हमारे साथ ही रहेगी, कोई बात नहीं, राइट। तो फिर वो डिपेंडेंट ऑन, माइनर है पर डिपेंडेंट ऑन फादर नहीं है, तो कवर नहीं होगी। ससुराल वाले नालायक हैं, भेज दिया, बोले नहीं रखो अपनी बेटी अपने पास। अब गांव में क्या होता है ना यार, देखो एक बार अगर विडो हो जाए तो दोबारा शादी नहीं होती, वहां पे क्या ना, गांव के कस्टम्स अच्छे नहीं होते हैं। शहरों में तो पता ही नहीं चलता
और पता भी चलता है तो कोई इतना सीरियस लेता नहीं, बल्कि सिंपैथी होती है कि हाँ नहीं यार इसकी शादी कर दो, अभी तो 17 साल की है यार ये। गांव में तो भाई साहब एक बार विडो हो गया, उस लड़की की पूरा जीवन खराब। अब वो जब तक जिंदा रहेगी एज अ विडो ही रहेगी, समझे। अब क्या करें, तो माइनर है, डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ फादर है, तो कवर होगी। अगर मान लो वो 18+ हो जाए, यानी वो माइनर नहीं रही, बाहर। इसलिए मैंने आपको कहा था उस समय कि शादी होने के बाद तलाक होना एक अलग चीज है, वो अनमैरिड वाले में नहीं रहा। विडो है, 18 साल तक तो फादर के उस पर डिपेंडेंट है, कवर होगी। 19 की होते ही चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, बाहर, क्योंकि माइनर नहीं रही ना, अब माइनर नहीं रही, ठीक है। लेकिन अगर डेथ के समय, ध्यान देना अब यहां पे, उस फादर की डेथ के समय शी वॉज माइनर एंड डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ फादर, देन शी विल कवर ऑलवेज टिल शी इज डिपेंडेंट वेदर शी इज माइनर और नॉट। यानी जिस समय फादर की डेथ हुई शी वॉज 17.5, बट शी वॉज विडो, माइनर, डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ हर फादर। फादर की डेथ हो गई, अब शी विल कवर ऑलवेज वेदर शी इज माइनर और मेजर। हाँ, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट नहीं रही, दूसरी शादी हो गई या कुछ काम वगैरह करने लग गई जिससे अपनी अर्निंग होने लग गई, तो फिर कवर नहीं होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ, आराम से देख लो। ये अभी तक लेजिटिमेट क्या चल रहा है, इलेजिटिमेट का तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। आराम से इसको देख लो, लेजिटिमेट डॉटर वाले को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, आराम से देख लो इसको। कौन से? समझा नहीं सवाल। मतलब कि पति भी पहले कवर हो रहा था और ठीक है वीडियो हो गई जब उसको कवर 8 दिन पहले ऑलवेज कवर में आता है ना, वीडियो होती है तो फिर अगर फादर में डिपेंडेंट भी थी यार वो वाइफ के लिए था, ये बेटी के लिए। कौन से वाले की बात कर रहे हो, ऑलवेज कवर्ड? वो तो वाइफ के लिए था, ये बेटी के लिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूछ रहा हूँ फिर वो तो पहले कवर होती है मतलब नहीं फिर मैं समझा नहीं यार क्या। वीडियो केस आया ना, हाँ, तो पहले बेटी अगर पहले कवर हो रही थी मतलब नहीं ना, पहले ही कवर हो रखी है मतलब कि वो पति उसका पहले था, ये सही कहता है। पति था। हाँ, पहले ही बन चुकी थी वो, मतलब नहीं बना इसका। ये क्या पूछना चाह रहे हैं? हस्बैंड और है ना फादर दोनों ईएसआई में कवर हो रहे थे, तो फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। अगर हस्बैंड ईएसआई में कवर था तो वो फिर लड़की वहां आएगी नहीं ना, वो तो यहां आएगी, फिर इस वाले में आएगी, उसके इस वाले में आएगी, मतलब पति के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आएगी, विडो वाइफ में। हस्बैंड वाले में, वो फादर वाले में तो लफड़ा ही खत्म हो गया, ठीक है। आओ चले आगे। अब देखते हैं इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट में देखो, अगर अनमैरिड है, कवर्ड ओनली व्हेन डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड। अब देखो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर ऑलवेज कवर्ड है, उसमें डिपेंडेंसी वाला पॉइंट नहीं था। यानी अगर जो डॉटर है 24 साल की है, सीए कर लिया या सीएमए कर लिया और बढ़िया उसका लग गया 12-15 लाख का पैकेज, तो डिपेंडेंट ऑन फादर नहीं रही, पर अनमैरिड है, कवर होगी। लेकिन अगर इलेजिटिमेट है तो अनमैरिड है तो कवर तो होगी, लेकिन तभी जब वो इंश्योर्ड की अर्निंग पर डिपेंडेंट है। मान लीजिए कोई है नाजायज बेटी है, अब उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, या उसकी मदर अच्छा कमा रही है और वो अपनी बेटी को संभाल रही है, तो फिर उस केस में उसकी बेटी अपने इलेजिटिमेट फादर की अर्निंग पर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर वो यहां नहीं आएगी, फिर वो कवर नहीं होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? आसान है? अच्छा, मैरिड, विडो और नॉट, कवर्ड ओनली व्हेन माइनर एंड डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड। अगर मैरिड है तो हमने क्या बोला, माइनर प्लस अगर अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है, तो ये रूल सेम ही है जो आपने यहां पढ़ा। अब इसमें विडो और नॉट विडो से मतलब नहीं है। मैरिड अगर है तो विडो हो या ना हो, कब कवर होगी, जब एक तो माइनर है प्लस फादर की अर्निंग पर डिपेंडेंट है, अदरवाइज कवर नहीं होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल आसान है मेरे हिसाब से। अगर माइनर है और फादर की अर्निंग पर डिपेंडेंट है तो कवर होगी। अगर मैरिड है तो ये मत देखना विडो है या नहीं, ठीक है। मैरिड होने के बाद 18 साल की हो गए आप, बाहर। मैरिड हो 18 से कम हो लेकिन फादर की अर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं हो, बाहर। मैरिड हो 18 साल से ऊपर और फादर की अर्निंग पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, तो बिल्कुल ही बाहर,
तो जब एक कंडीशन पूरी नहीं होने पर ही बाहर कर दिया दोनों पे, तो बिल्कुल ही बाहर कर देंगे ऐसे। इन शॉर्ट, इलेजिटिमेट डॉटर इज कवर्ड ओनली व्हेन डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड। क्योंकि देखो दोनों में कॉमन कंडीशन क्या है, यहां तो फिर भी होने पर ये कंडीशन तो कॉमन है दोनों में, तो फादर की अर्निंग पर अगर डिपेंडेंट है तो कवर होगी, वरना नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं पेरेंट का, पेरेंट्स कवर होंगे या नहीं। विडोड मदर ऑलवेज कवर्ड, किसी भी व्यक्ति की जो माता जी हैं, विडो है, कवर्ड है, चाहे वो डिपेंडेंट ऑन अर्निंग हो या ना हो। समझ गए आप, चाहे वो डिपेंडेंट ऑन अर्निंग हो या ना हो, विडो मदर इज ऑलवेज कवर्ड। हो सकता है जो विडो मदर है उनके जो हस्बैंड थे या फादर, वो भी ईएसआई में कवर्ड थे, तो उसके हिसाब से उनकी मदर ऊपर इसमें कवर हो रही होगी। लेकिन और बेटा भी ईएसआई में, तो वो बेटे वाले में भी कवर हो रही है विडो मदर के नाम से, और वो अपने फादर, अपने हस्बैंड के में भी कवर हो रही है, दोनों जगह कवर हो रही है। अब कॉमन सेंस है, ये तो ईएसआई भी जानता है, एक बार बीमार पड़ोगे तो 2 बार तो क्लेम लोगे नहीं। बोले एक बार बेटे के कार्ड से इलाज कराऊंगी, एक बार पति के इलाज से, ऐसे तो कोई करता नहीं। ये तो इलॉजिकल हो गया ना, इसलिए उन्होंने दा दिमाग लगाया कि बोले यार होने दो। और मान लो फादर ईएसआईसी में नहीं थे तो बेटे में कवर, ये इसलिए डालना पड़ा है कि क्योंकि पता नहीं ना फादर होंगे नहीं होंगे। फादर ईएसआईसी में नहीं थे, अब बेचारी विडो मदर है, वो कहां जाए फिर, हमने कहा नहीं, ऑलवेज कवर्ड। एक बीमारी का 2 इलाज कोई कराता नहीं। और बूढ़े लोगों को वैसे भी, बूढ़े लोगों में 2 ही कैटेगरी होती है, या तो वो कैटेगरी होती है जिनको इलाज बहुत ही पसंद होता है, दवाइयों पर कुछ ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, उनको मजा आता है बार बार हर छोटी सी बीमारी में डॉक्टर को दिखाना। आपके घर में भी कोई बूढ़ा बड़ा व्यक्ति हो, देखना वो या तो पहली कैटेगरी होगी, हर छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास चलो चलो डॉक्टर के पास इलाज, और दूसरा वो बोले डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, चाहे मर जाए जाना ही नहीं है। बूढ़े वाले लोगों में 2 ही कैटेगरी होती है। बीच वाली कैटेगरी, अपन जैसी कैटेगरी क्या होती है, बोले यार जब तक चल रहा है चलने तो, बाद में अगर एंड आ गया तब देखेंगे, राइट। उधर ऐसा नहीं होता है। आओ, फादर एंड, देखो ये कौन सा केस है, ओनली फादर है या दोनों अलाइव है, यानी पेरेंट मदर फादर दोनों अलाइव है या खाली फादर अलाइव है। तो कवर्ड इफ डिपेंडेंट ऑन अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी बेटे जो ईएसआई में कवर्ड था उसकी डेथ हो गई, उसके माता पिता दोनों या खाली पिता अगर उसकी अर्निंग पर डिपेंडेंट थे तो कवर होंगे, वरना नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।